स्टूडेंट, कल अपन ने एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और अपनी चर्चा उस पर चल रही थी, उस पर फोकस कर रहे थे। कौन सी चर्चा पर फोकस कर रहे थे कि गाउस का नियम काम में लेने के लिए अपन कौन से पृष्ठ का निर्माण करते हैं, गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं और जो बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं उस बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही अपन कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। मैंने आपको यह समझाया भी था कि जब अपन गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आकृति का अपन बंद पृष्ठ बना दें, उसमें दो चीजों की सिमिट्री देखते हैं अपन। दो चीजों की किस किस की, एक तो ई की और एक किसकी, थीटा की सिमिट्री देखते हैं। यानी एक तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और थीटा का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। थीटा क्या होता है, काफी बार आपको बता दिया, ई और डीएस के मध्य बनने वाला क्या होता है, कोण होता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे एक बिंदु आवेश है, इसके कारण अगर आपको गाउसियन पृष्ठ बनाना है तो कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा। गोलाकार क्यों बनेगा, क्योंकि वो इन दोनों की सममितता का क्या करता है, पालन करते हैं। लेकिन आप कहें कि वर्ग बना दें तो वर्ग बना देंगे तो वो गाउसियन पृष्ठ नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी सममितता का पालन नहीं करते हैं। जैसे आपने यहां से लेकर के यहां तक लिया, यहां पर देखिए यहां पर थीटा का मान कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, लेकिन यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो प्रत्येक बिंदु है उस पर थीटा का मान 0 डिग्री नहीं है। तो अपन केवल बंद पृष्ठ बनाने से काम नहीं होगा, वो इन दोनों की सममितता का भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे रेखीय आवेश वितरण है, कोई भी तार है तो उस तार पर इस प्रकार से क्या वितरित है, आवेश वितरित है। आपको इसके कारण कैसा पृष्ठ बनाना है भी, गाउसियन पृष्ठ बनाना है, एक बंद पृष्ठ बनाना है। तो इसके कारण आपको बंद पृष्ठ बनाना है, तो इसके कारण जो बंद पृष्ठ का निर्माण अपन करेंगे वो बंद पृष्ठ कैसा बनेगा, वो बंद पृष्ठ बनेगा बेलनाकार। इसके कारण जो बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे वो जो बंद पृष्ठ बनेगा वो बंद पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। और बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण क्यों किया, क्योंकि इसमें इन दोनों चीजों की सममितता है, ई की भी है और थीटा की भी है। किस प्रकार से सममितता है, जैसे मान लीजिए कि ये इसकी केवल लंबाई है, यानी ये बहुत पतला है, इसकी केवल क्या है, लंबाई है, और इसके ऊपर क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। तो ये आवेश इसके केवल किस में उपस्थित हुआ, ये आवेश केवल इसकी लंबाई में उपस्थित हुआ। अब अपने को किसका निर्माण करना है, गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना है। तो अपन ने गाउसियन पृष्ठ जो बनाया वो कैसा बनाया, बेलनाकार बनाया। इस प्रकार का गाउसियन पृष्ठ बनाया, ये रेखीय आवेश है और ये गाउसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। अब आप देखिए ये बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ है, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कितनी सतह से मिलकर बना हुआ है, 3 सतह से मिलकर बना हुआ है। ये वाली सतह देखिए, ये वाली सतह कैसी है, वर्ताकार है। ये वाली सतह देखिए कैसी है, वर्ताकार है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो सतह है वो कैसी है, कर्व है, वक्राकार सतह। तो ये जो बेलन है, ये बेलन कितनी सतहों से मिलकर के बना है, 3 सतह से मिलकर के बना है। और इन तीनों सतहों को मिला दिया तो एक बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बन गया। तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये गाउसियन पृष्ठ बन गया। अब अपन इसमें समझते हैं ई और थीटा की सममितता किस प्रकार से है। जैसे ये
रेखीय आवेश वितरण था। ये जो आवेश वितरण था ये कौन सा था? रेखीय। आपसे पूछा जाए यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, इस पर कौन सा आवेश है? प्लस। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर की तरफ। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इधर भी इधर होगी, यहां तक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर बतानी हो तो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो तो ये भी इधर होगी, क्योंकि इस रेखीय आवेश के ऊपर जो आवेश उपस्थित है वो कौन सा है? प्लस का है, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। जबकि अगर यहां माइनस होता तो माइनस में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती? अंदर की तरफ होती। आप कहें कि सर यहां प्लस आवेश नहीं हो, माइनस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है। अगर इस पर माइनस का आवेश उपस्थित हुआ तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी। तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? समान है। प्रत्येक जो बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है। क्यों है? क्योंकि E बराबर इसका सूत्र होता है 2k लैम्ब्डा अपॉन क्या होता है? R होता है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? R पर। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी समान है, इस कारण से विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? समान होगा। अब अपन बात करते हैं थीटा की। थीटा की बात करते हैं। जैसे ये रेखीय आवेश है और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके अनुदिश। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके क्या होगी? अनुदिश होगी। अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो ये वर्ताकार है, ये वर्ताकार है, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के क्या होगी? लंबवत होगी। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के क्या हुई? लंबवत। ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इन दोनों के मध्य कोण कितना बना? इन दोनों के मध्य कोण बना 90 डिग्री। तो ये जो वर्ताकार सतह है, इस वर्ताकार सतह से जो फ्लक्स जुड़ा हुआ होगा उस फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि बता रखा है कि थीटा 90 डिग्री होते ही फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अब नीचे वाली वर्ताकार सतह लीजिए, नीचे वाली वर्ताकार सतह ली, ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की तरफ। ये सिचुएशन होगी, इधर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रफल सदिश की, क्योंकि ये वर्ताकार है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा आपको बता रखी है। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के तल के क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहां पर भी लंबवत, यहां पर भी लंबवत। तो थीटा कितने डिग्री हुआ? थीटा का मान 90 डिग्री हुआ। तो इसमें फ्लक्स का मान क्या हुआ? फ्लक्स का मान क्या हुआ? 0 हुआ। तो जैसे यहां पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा पूछी जाए तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ होगी। इस बिंदु पर पूछी जाए तो इस बिंदु पर भी दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। इस बिंदु पर पूछी जाए तो भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ। इस बिंदु पर भी थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इस बिंदु पर भी थीटा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इस बिंदु पर भी थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो वर्ताकार पृष्ठ है, ये वर्ताकार पृष्ठ क्या है? इसका पालन कर रहा है। ई में भी सममितता है, थीटा में भी। अब नीचे वाला वर्ताकार देखो, नीचे वाले में क्षेत्रफल की दिशा ये होगी। अगर आपने इस बिंदु पर लिया तो भी क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ, इस बिंदु पर लिया तो भी क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ होगी। तो यहां पर भी प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। अब अपन इस वक्राकार पृष्ठ की बात करते हैं। वक्राकार पृष्ठ पर यह तो किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। आपने यहां पर क्या लिया? अल्पांश लिया। इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा बता सकते हैं। क्षेत्रफल की दिशा आपको बताई हुई है, तो आप कहेंगे कि सर आराम से बता सकते हैं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के क्या होगी? लंबवत होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? वाई में।
तो ये जो होगा वो कौन सा सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश। ये E है और ये क्या है, DS है। दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से मान लो ये यहां से लेकर के यहां तक है, आपने यहां नहीं लिया, आपने मान लो यहां अल्पांश ले लिया, यहां ले लिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, ये किसकी दिशा हुई, विद्युत क्षेत्र की। और इसका ये तल है तो क्षेत्रफल की दिशा तल के क्या हो गई, लंबवत। यहां भी देखो थीटा कितने डिग्री बन रहे हैं, 0 डिग्री बन रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हुई और ये दिशा किसकी है, क्षेत्रफल की। यहां भी थीटा कितने डिग्री बन रहे हैं बच्चों, 0 डिग्री बन रहे हैं। तो आपने यहां से लेकर के यहां तक वक्राकार पृष्ठ लिया और इस पर मैंने 3 बिंदु लेकर के बता दिए। इस यहां लिया, यहां पर भी 0, यहां लिया, यहां पर भी 0, यहां लिया, यहां पर भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये कि जो सतह है, ये वक्राकार पृष्ठ है, वो गाउसियन पृष्ठ का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ई और थीटा में क्या होनी चाहिए, सममितता। जैसे इस वर्ग वाले एग्जाम्पल में बताया था मैंने, ये वाली भुजा ली थी, ये वाली भुजा ली, तो ये वाली भुजा ली, तो यहां पर जो लिया उसमें E और DS के मध्य कोण कितने डिग्री है, 0 डिग्री। यहां पर जब अपन ने लिया तो इसी भुजा पर ले रहे हैं, इसी भुजा पर, लेकिन यहां थीटा 0 डिग्री नहीं है, यहां पर 0 है, यहां 0 डिग्री नहीं है। इसका मतलब थीटा में सममितता नहीं है। जबकि यहां से लेकर के यहां तक थीटा का मान 0 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान है। इस वर्ताकार में भी चाहे आप ये बिंदु लीजिए, चाहे आप ये वाला बिंदु ले लीजिए, थीटा का मान कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहां पर भी थीटा का मान कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये जो है, ये तीन जो सतह, ये तीन जो गाउसियन सतह, इन तीनों गाउसियन सतहों को मिलाकर के अपन ने एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया। एक तो ये गाउसियन सतह बनाई, एक ये गाउसियन सतह बनाई और एक ये बनाई। इन तीनों को मिलाकर के एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बन गया, एक गाउसियन पृष्ठ का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसलिए गाउसियन पृष्ठ जो बनाएंगे, वो बनाते समय, उसका चयन करते समय अपने दिमाग में ये रहेगा कि ई में सममितता हो और थीटा में सममितता हो। मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको बताए कि ई में सममितता का मतलब कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, समान हो। और थीटा में सममितता का मतलब जो सतह ली है उसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा सममित हो, 0 बन रहा है तो 0 हो और 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री हो। जैसे ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, ये कितनी सतह से, एक तो ये वर्ताकार, एक ये वाली वर्ताकार और ये वक्राकार, इन तीनों सतहों को मिलाकर के एक गाउसियन पृष्ठ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इन तीनों सतहों को अगर ये वक्राकार सतह लेते हैं तो वक्राकार सतह पर चाहे यहां बिंदु ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, थीटा का मान कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। ये वर्ताकार सतह लेते हैं, वर्ताकार सतह पर यहां बिंदु ले लीजिए, चाहे यहां बिंदु ले लीजिए, चाहे यहां बिंदु ले लीजिए, यहां थीटा का मान कितना बन रहा है, 90 डिग्री। याद करने की कोशिश कीजिए, थीटा 90 डिग्री, फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जब आवेश इस प्रकार से रेखीय वितरित होता है, उसकी लंबाई में वितरित होता है, तो जो गाउसियन पृष्ठ बन जाता है वो गाउसियन पृष्ठ कैसा बन जाता है, बेलनाकार बन जाता है। जब बिंदु आवेश होता है उसके कारण गाउसियन पृष्ठ कैसा बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। और ये गोलाकार ही क्यों बनता है, ये बेलनाकार ही क्यों बनता है, क्योंकि ये दोनों ई और थीटा में सममितता का क्या करते हैं, पालन करते हैं। थीटा का मान या तो 0 हो या थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। तीसरा आपको एग्जाम्पल देख करके बताते हैं। तीसरा, जैसे इस प्रकार से स्थिति है, आपके पास कोई भी परत है, इस प्रकार से जैसे कोई भी एक सतह, और इस सतह पर क्या वितरित है, आवेश वितरित है। आगे अनुप्रयोग आएगा। ये जो है ये गाउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन ही है रेखीय आवेश वितरण के कारण। ये आगे आएगा
ये क्या है, एक परत है, ये एक सतह है, इस सतह पर क्या वितरित है, आवेश वितरित है। इसके कारण आपको किसका निर्माण करना है, गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना है। तो गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार किस प्रकार से बनेगा, ये जैसे बेलन है तो ये बेलन इस सतह के अंदर से जाएगा और आधा बेलन इधर रहेगा और आधा बेलन इधर रहेगा। इस प्रकार से ये किसका निर्माण होगा, गाउसियन पृष्ठ का क्या होगा, निर्माण होगा। आधा बेलन तो इस सतह की इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा और ये किसका निर्माण होगा, गाउसियन पृष्ठ का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इसकी आकृति कैसी बनाई, बेलनाकार बनाई, इसके ऊपर आवेश जो उपस्थित है, इसके ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस का। आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, बता सकते हो, काफी ज्यादा डिस्कस हो गया। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के क्या होगी, लंबवत। ये भी कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है। इसके कारण इधर किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की। और इसके क्षेत्रफल की दिशा आप बता सकते हैं, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। आपने ये बिंदु लिया, यहां पर बताया, यहां पर थीटा कितने डिग्री बताया आपने, 0 डिग्री बताया। आप ये वाला बिंदु लेंगे, ये वाला बिंदु लेंगे तो इधर लेंगे, इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र है और इधर क्षेत्रफल है। तो यहां पर भी थीटा कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इसमें ये बिंदु ले लो, इधर E है और इधर ही क्या है, DS है। इस बिंदु पर भी थीटा कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। यानी कि गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गाउसियन पृष्ठ इसलिए बनाते हैं कि ये जो आवेश है वो इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आवेश बाहर भी रह जाए तो उसकी अपन को ज्यादा फिक्र नहीं करनी है। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि जो गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो और दूसरी चीज E और DS के मध्य थीटा का मान जो है या तो 0 डिग्री हो या थीटा का मान कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ये अपन ने गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है, मैंने आपको कहा था कि जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम क्या लिखा जाता है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम जो लिखा जाता है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन E.ds बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होते हैं। तो आप इस नियम की सहायता से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपको यह दिया जाएगा कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है। आपको यह बात दी जाएगी कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है और आपको कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे आवेश का वितरण लंबाई में हो रहा है या आवेश का वितरण किस में हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है या आवेश बिंदु आवेश है, वो बात आपको दी जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन चर्चा कर रहे थे कि आवेश का वितरण किस प्रकार से आपको यह दिया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो आवेश का वितरण है, ये आवेश का वितरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है विभक्त आवेश वितरण और एक होता है सतत आवेश वितरण। विभक्त आवेश वितरण जो है आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बात बोल रहा हूं, आपने टॉपिक पढ़ा होगा बिंदु आवेशों के निकाय, इसके कारण आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया होगा।
निकाय शब्द, निकाय इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। निकाय शब्द का मतलब समझिए, निकाय शब्द का मतलब होता है कणों का समूह। निकाय शब्द का मतलब होता है कणों का समूह। कणों का जो समूह हो जाता है, उस कणों के समूह को जो कहा जाता है, कणों के समूह को क्या कहा जाता है? निकाय कहा जाता है। कणों के समूह को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। जैसे अपन यहां आवेश की बात कर रहे हैं, तो निकाय कब होगा? जब एक से ज्यादा क्या होंगे? बिंदु आवेश होंगे। एक से ज्यादा बिंदु आवेश हो गए, उसको क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। उदाहरण देखिए, अगर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा पढ़ रहा है तो कहेंगे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। और अगर 50 बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं तो अपन कहेंगे कि क्लास लग रही है, कक्षा है। तो स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा होते ही उसको क्लास का, कक्षा का एक बच्चा होने पर उसको स्टूडेंट का। उसी प्रकार से अगर एक बिंदु आवेश है, अगर एक बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु आवेश होने पर उसको जो कहा जाता है केवल बिंदु आवेश, और एक से ज्यादा बिंदु आवेशों का समूह बन जाता है, उसको निकाय कहते हैं। जैसे आपको दिया जाए ये Q1 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश Q2 है, एक बिंदु आवेश Q3 है, और एक बिंदु आवेश क्या है? Q4 है। आपसे कहा जाए इन सभी के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। इन सभी के सभी बिंदु आवेशों के कारण आपको बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P जो होगा, बिंदु P को कौन सा पॉइंट कहेंगे? बिंदु P को ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहेंगे। बिंदु P को कौन सा बिंदु कहेंगे? प्रेक्षण बिंदु कहेंगे। क्या तरीका था? यह तरीका था कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो, Q3 के कारण निकाल लो, और किसके कारण निकाल लो? Q4 के कारण। आपको कुल निकालना है, उसका कौन सा योगफल करेंगे? सदिश योगफल। मैं बात कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र अदिश राशि नहीं है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो कुल निकालोगे तो उसका कौन सा योगफल करोगे? सदिश योगफल करोगे। जब आप कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसका कौन सा योगफल करेंगे? सदिश योगफल। अब आप यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, आप बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसका सूत्र जानते हैं। अगर Q1 आवेश के कारण निकालना है तो क्या लिखोगे? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस R1 है मान लो, और चार्ज कितना है? Q1। तो Q की जगह क्या लिख दिया? Q1। डिस्टेंस क्या लिख दी? R1। डिस्टेंस कौन सी चाहिए? इस Q1 आवेश से और कहां तक की डिस्टेंस चाहिए? बिंदु P तक की क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। ये जो लिखा है इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही है। ये जो आपने लिखा है इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही है। ये तो केवल इसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, परिमाण बता रहा है। अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो इसके ऊपर आप वेक्टर क्वांटिटी तीर का चिन्ह लगाएंगे और यहां पर डायरेक्शन बताने के लिए एक सदिश लगाएंगे। उसको कौन सा सदिश कहेंगे? इकाई सदिश कहेंगे। और यहां R1 स्क्वायर है तो इकाई सदिश क्या लिख दिया? R1 कैप लिख दिया। इसी प्रकार से आप क्या ज्ञात करेंगे? E2 बराबर K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू क्या होगा? R2 कैप होगा। किसके कारण निकाल लिया आपने? Q2 के कारण निकाल लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R2 है। तो E3 अगर आपको निकालना है क्या आएगा? K Q3 R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप। और E4 आपको निकालना है K Q4 R4 स्क्वायर इंटू R4 क्या आ जाएगा? कैप आ जाएगा। तो आपने प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। आपसे कहा जाए कि इस निकाय के कारण निकालो।
क्या शब्द बोला मैंने? निकाय के कारण निकालो। तो इस निकाय के कारण निकालिए तो निकाय में कितने आवेश आ गए? 4 आ गए। तो निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? कौन सा योगफल करेंगे? सदिश योगफल। सदिश योगफल क्या होगा? के Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस के Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप होगा प्लस के Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप होगा प्लस के Q4 R4 स्क्वायर R4 क्या होगा? कैप होगा। प्रत्येक के कारण आपने जो विद्युत क्षेत्र था उसका कौन सा योगफल कर दिया? सदिश योगफल। कैसे पता लगा सदिश योगफल किया? क्योंकि इसमें क्या आ रही है? डायरेक्शन आ रही है। यहां पर आपने डायरेक्शन लगाई, यहां पर आपने डायरेक्शन लगाई, सभी जगह आपने क्या लगाई? डायरेक्शन लगाई। तो इसमें डायरेक्शन आ रही है। आपको यह बताना चाह रहा था कि ये जो आवेश वितरण है वो सतत नहीं है। कैसा है? ये आवेश वितरण एक विभक्त आवेश वितरण है, अलग अलग है। ये बिंदु आवेश इस कारण से इसको कहेंगे विभक्त आवेश वितरण है। अब चर्चा करते हैं सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर क्वांटीकृत आवेश लगातार रूप से उपस्थित हो, सतत रूप से उपस्थित हो और उनके मध्य दूरी अल्प हो, तो उस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। कि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश, जैसे ये वस्तु है, इसके ऊपर आवेश उपस्थित है, आवेश इस प्रकार से उपस्थित है। ये जो आवेश है वो क्वांटीकृत तो है, लेकिन ये आवेश इस प्रकार से उपस्थित है, इनके मध्य दूरी क्या है? अल्प है। तो ये जो आवेश वितरण होगा इसको क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। अपन ये नहीं बता सकते कि ये Q1 है या ये Q2 है या ये क्या है? Q3 है। तो सतत आवेश वितरण का मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश लगातार रूप से उपस्थित हो और जो आवेश है उनके मध्य दूरी अल्प हो, तो उस आवेश वितरण को कौन सा आवेश वितरण कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। शुरू में आपने आवेश के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में। आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का क्या है? गुण है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि द्रव्यमान है तभी आवेश होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि आवेश किसी कण पर, किसी वस्तु पर क्या होता है? उपस्थित होता है। तो वस्तु की बात अपन कर रहे हैं, आवेश किसी भी वस्तु पर, किसी कण पर उपस्थित होता है। हवा में आवेश का अस्तित्व संभव नहीं होता है। जो आवेश है वो पदार्थ पर उपस्थित होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। इस आधार पर वस्तु की अपन यहां बात कर रहे हैं, वस्तु की जब अपन यहां बात कर रहे हैं, इसके आधार पर आवेश वितरण 3 प्रकार का हो सकता है। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है क्योंकि जो वस्तु है उस वस्तु की या तो क्या हो सकती है? उस वस्तु की केवल क्या हो सकती है? लंबाई हो सकती है। उस वस्तु की केवल लंबाई हो तो आवेश किस पर वितरित होगा? लंबाई पर वितरित होगा। उस वस्तु के क्या हो सकता है? क्षेत्रफल हो सकता है। तो उस वस्तु का क्षेत्रफल होगा तो आवेश किस पर वितरित होगा? क्षेत्रफल पर वितरित होगा। और वो वस्तु का क्या हो सकता है? आयतन हो सकता है। वस्तु ऐसी है कि उसकी आकृति कैसी है? त्रिविमीय है, तो उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो लंबाई है तब आवेश लंबाई में वितरित होगा। वस्तु की आकृति ऐसी है कि उसका क्षेत्रफल है तो आवेश किस में वितरित होगा? क्षेत्रफल में। वस्तु की आकृति ऐसी है कि उसका आयतन है, त्रिविमीय आकृति है, तो आवेश किस में वितरित होगा? आयतन में वितरित होगा। अगर इस प्रकार की वस्तु है कि उसकी लंबाई है
तब तो जो आवेश वितरण होगा उस आवेश वितरण को जो कहा जाएगा उसको कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण, उसको कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण। अगर वस्तु ऐसी है कि उसमें आवेश क्षेत्रफल में वितरित है तो उस आवेश वितरण को जो कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाएगा। और वस्तु ऐसी है कि उसका आयतन है तो उस आवेश वितरण को जो कहा जाएगा उसको कौन सा वितरण कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वो जो आवेश वितरण होगा उसको कहा जाएगा आयतन आवेश वितरण। जैसे आपके पास ये वस्तु है, आपके पास ये वस्तु है, तो ये वस्तु है और इस पर सतत आवेश वितरण हो तो आवेश कहां वितरित होगा, इसकी किस में वितरित होगा, लंबाई में। तो वो आवेश वितरण अपने फिजिक्स में क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। लाइन रेखीय, रटने की जरूरत नहीं, रेखीय का मतलब आवेश सतत वितरित है और उसकी किस में वितरित है, लंबाई में। दूसरा आवेश वितरण कौन सा, पृष्ठीय। इस प्रकार से सतह है, पृष्ठ है और उस पर सतत आवेश वितरण है तो उस आवेश वितरण को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। तीसरा जो आवेश वितरण है वो कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कैसे, जैसे घन के समान कोई आकृति है तो उसके अंदर आवेश उपस्थित है, ऐसी कोई वस्तु है जिसका आयतन होता है उसके अंदर आवेश उपस्थित है तो आवेश वितरण कौन सा होगा, आयतन आवेश वितरण होगा। जैसे रेखीय आवेश वितरण की बात करें तो रेखीय आवेश वितरण की बात करें तो ये वस्तु है, इसकी केवल क्या है, लंबाई है, इसके ऊपर क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है और ये सतत आवेश उपस्थित है। तो ये जो आवेश वितरण आएगा ये किस में आएगा, रेखीय आवेश वितरण में। पृष्ठीय की बात करें, अपने पास इस प्रकार से कि कोई भी सतह है, उस सतह पर आवेश उपस्थित है तो वो जो आवेश वितरण कहलाएगा, पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है तो वो कौन सा कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरी बात करते हैं आयतन की। आयतन की बात करते हैं, अपने पास ऐसी आकृति है जो 3 डायमेंशनल है, जैसे गोला है, गोले का आयतन होते हैं 4/3 पाई r क्यूब है, बेलन है, अपने पास घन है, ये 3 डायमेंशन है। ऐसी वस्तु है जिसमें आवेश किस में वितरित है, आयतन में। जैसे अपने पास घन है और आवेश किस में वितरित है, भी इस घन में उपस्थित है। इस घन के अंदर क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। तो ये जो आवेश वितरण होगा ये आवेश वितरण कौन सा आवेश वितरण होगा, आयतन आवेश वितरण होगा। तो आपको ये बता रहे इन तीनों के कारण ही अपन निकालेंगे, इन तीनों की एप्लीकेशन ही है गाउस के नियम की। अगर केवल उसकी लंबाई है तो आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण। यानी रेखीय आवेश वितरण किसे कहेंगे कि अगर किसी भी वस्तु पर आवेश उसकी लंबाई में वितरित है तो वो आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण। अगर किसी पृष्ठ के सतह पर वितरित है तो कौन सा आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर आवेश किसी घन के अंदर वितरित है कौन सा आवेश वितरण होगा, आयतन आवेश वितरण होगा। अब समस्या यह आती है कि इसमें आवेश बहुत पास पास स्थित है, अपन को पता करना है कि यहां से लेकर के यहां तक कुल कितना आवेश उपस्थित है। तो वो कैसे ज्ञात करें, अपन यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना आवेश है, इस सतह पर कुल कितना आवेश उपस्थित है, इस घन के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, वो अपन को पता करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन एक परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित करते हैं, रेखीय आवेश वितरण के लिए जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। किसके बराबर होगा, क्या सिंबल देंगे इसको, लैम्बडा सिंबल देंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए क्या परिभाषित करेंगे, उसके लिए परिभाषित करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या सिंबल देंगे, सिग्मा। आयतन आवेश वितरण के लिए क्या परिभाषित करेंगे, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को सिंबल क्या देंगे, रो।
ये सबको पता होता है, लैम्बडा, सिग्मा, रो क्या बताता है? ये बताता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। क्या बताता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश बताता है लैम्बडा, कि एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है। एकांक मतलब 1 मीटर, कि इसकी 1 मीटर में कितना आवेश है लैम्बडा। 2 मीटर में कितना होगा 2 लैम्बडा, 3 मीटर में कितना होगा 3 लैम्बडा। मान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है L मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक कुल आवेश कितना हुआ, Q बराबर 1 मीटर में कितना बता रहा है लैम्बडा, तो L मीटर में कितना बताएगा, इसको L से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या परिभाषित कर रहे हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित कर रहे हैं। और ये रेखीय आवेश घनत्व के लिए सिंबल क्या लेंगे, लैम्बडा लेंगे। और ये क्या बताता है, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश बताता है। इसी प्रकार से ये क्या बताएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। अगर इसका क्षेत्रफल S है तो कुल आवेश कितना हुआ, Q बराबर सिग्मा इंटू एस। इसी प्रकार से ये क्या बताता है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। अगर इस घन का आयतन V है तो इसके अंदर टोटल कितना आवेश उपस्थित हुआ, रो को किससे गुणा करेंगे, V से गुणा करेंगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही है गाउस के नियम का। तो ध्यान रखना है कि अपन जब रेखीय आवेश वितरण होता है तो रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित करते हैं, जब पृष्ठीय आवेश वितरण होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन आवेश वितरण होता है तो क्या परिभाषित करते हैं, आयतन आवेश घनत्व परिभाषित करते हैं। और ये 1 मीटर में बताता है कि 1 मीटर में कितना आवेश उपस्थित है। 2 मीटर में कितना होगा 2 लैम्बडा, 3 मीटर में 3 लैम्बडा, L है तो कितना होगा लैम्बडा इंटू L। अगर इसकी यूनिट आपको बतानी है तो लैम्बडा बराबर क्या हुआ, Q अपॉन L। Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इसी प्रकार से यहां से सिग्मा बराबर Q अपॉन क्या होगा S। Q का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये अपन ने इसका डिस्कस किया कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और विभक्त आवेश वितरण क्या होता है। कल अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें गाउस के नियम के एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। ये जो 2 वीडियो मैंने आपको बताए हैं इससे बेसिक चीज आपको समझ लेनी है। उसके बाद में गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग करेंगे उसमें कुछ भी नहीं है, ये स्टेप रखेंगे। रिपीट करो, सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ का चयन करने में कौन कौन सी 2 सिमिट्री होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र और थीटा की सिमिट्री होनी चाहिए। दूसरा क्या काम करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर समाकलन E डॉट ds। तीसरा क्या काम करेंगे, किसके नियम से, गाउस के नियम से। चौथा दोनों को क्या कर देंगे, बराबर विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। 5 अनुप्रयोग है, 5 अनुप्रयोग होगा, सेम मेथड होगा। परीक्षा में एक अनुप्रयोग 100% पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर का। थैंक्स।